दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक यानी एक ऐसा शेयर जिसने पिछले 1 महीने में काफी उठापटक मचा रखी है। जहां ये शेयर दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन चला गया था, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें यानी अगस्त में देखें तो लगभग 50% के ऊपर का अपसाइड इसमें आ चुका है। तो ऐसा ओला में हो क्या रहा है, और अगर आज के सेशन में आप देखेंगे तो ओला में बेहतरीन बिकवाली भी देखने को मिली। जहां आज जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ज्यादातर शेयर दोस्तों चढ़ रहे थे, वहीं ओला का शेयर नीचे डाउन जा रहा था। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आखिर ओला में ऐसा क्या हो रहा है कि आज अचानक से इसमें बिकवाली आ गई। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ओला की अगर बात करें, बहुत सारे लोग इसको ज़ोमैटो से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ज़ोमैटो भी अगर आप देखें जब अपना आईपीओ लेकर आया था तो ₹60 के आसपास उसका आईपीओ था। उसके बाद डाउन हो गया और आज देख ही रहे हैं कि ज़ोमैटो यानी इटर्नल अगर आप देखें, जिसका ज़ोमैटो पार्ट है, तो वो एक निफ्टी 50 कंपनी बन चुकी है दोस्तों। 320-25 के आसपास वो शेयर दोस्तों चल रहा है। तो लोगों के मन में डाउट है कि क्या ओला में वो कैपेबिलिटी है कि अगला ज़ोमैटो वो बन पाए, तो इस बारे में हम देखेंगे। लेकिन दोनों अगर आप शेयर कंपेयर करेंगे ज़ोमैटो और ओला को, तो ज़ोमैटो एक दोस्तों अलग सेक्टर की कंपनी है, यानी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और दोस्तों ये एक हैबिट होती है, 1-2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से वो कम नहीं हो जाती। जो लोग दोस्तों ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं यानी फूड ऑर्डर करते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़ोमैटो का रेवेन्यू और ओला का रेवेन्यू स्ट्रीम दोनों अलग-अलग हैं। ओला एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर बनाती है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो अगर आप देखें तो ज़ोमैटो और ओला का दोस्तों कोई कंपैरिज़न नहीं है। बहुत जगह आपको कंपैरिज़न देखने को मिल रहा हो, तो इससे उससे कन्फ्यूज़ मत होइए कि अगला ज़ोमैटो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ओला की कंप्लीटली प्रॉपर चीज़ों के बारे में कि आखिर ऐसा ओला में हुआ क्या कि पिछले 1 महीने में इस शेयर में अपसाइड आया। हालाँकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन लास्ट में अपना वर्डिक्ट भी आपको बताऊँगा कि क्या अभी चल रहा है और क्यों आज शेयर की प्राइस भी अगर आप देखें, तो आज अच्छे खासे गिरे भी हैं। तो अगर ओला में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अपनी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत दोस्तों ओला को मंजूरी दे दी है। अब इसको मैं बेसिक अगर भाषा में समझाऊँ तो दोस्तों गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता है जिसको पीएलआई स्कीम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो हर एक यूनिट के बेसिस पर आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर आपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की है और फिर उसको बेचा है, तो गवर्नमेंट से आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। यानी सीधी-सी बात है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और सीधी-सी बात है, बहुत सारे लोगों में ट्रस्ट डेवलप होगा कि भाई गवर्नमेंट भी इस बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है, तो आगे चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ओला के शेयर लगातार रॉकेट बने हुए थे। अगर आप देखें 1 महीने में करीब 50% के आसपास का इवन अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखा गया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, तो आज अगर देखें जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अगर एक चीज़ आपने नोट करी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा जो 350 सीसी से कम की जो अंडर की मोटरसाइकिल हैं, उस पर जीएसटी जो पहले 28% था, उसको 18% कर दिया गया। अब इसका दोस्तों बेनिफिट अगर आप देखें, टू व्हीलर जो कंपनीज़ हैं, चाहे हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की या टीवीएस मोटर की, तो इनको बेनिफिट हुआ है। इनको बेनिफिट कैसे हुआ है? हालाँकि कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट कुछ भी नहीं है जीएसटी रिफॉर्म से, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिलने वाला है। जीएसटी तो आप पे कर रहे हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट बुक्स अकाउंट में नहीं जाती है दोस्तों। दोस्तों ये फ़ायदा है कस्टमर का, लेकिन फिर भी इससे होगा क्या कि जब जीएसटी दोस्तों कम होगी, तो सीधी-सी बात है, ओवरऑल अगर आप कॉस्ट देखेंगे, टू व्हीलर सेगमेंट में अगर किसी भी मोटरसाइकिल की एक जनरल एक मोटरसाइकिल की अगर हम प्राइस की कीमत की बात करें, तो सपोज़ कीजिए कोई मोटरसाइकिल अगर ₹1,00,000 की आ रही है, तो जीएसटी कम होने के बाद सीधी-सी बात है, उसकी ओवरऑल प्राइस थोड़ी-सी कम हो जाएगी। भले ही वो जीएसटी के फॉर्म में जाए, लेकिन कस्टमर को उसकी प्राइस कम पे करनी पड़ेगी। अब इसका ओला से क्या संबंध है, आप इसको समझ के देखिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले से ही अगर जीएसटी देखें ईवी सेगमेंट में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेगमेंट हैं, अगर उनमें आप जीएसटी देखेंगे, जैसे ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए, तो 5% जीएसटी लगती है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, टू व्हीलर्स पे, और वो आज भी कंटिन्यूअसली 5% है। तो इससे इसको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों एक ऐसा सेंटीमेंट बनता है कि अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास सपोज़ करिए ₹1,00,000 हैं, आप प्लान बना रहे थे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का, और उस टाइम पे सेम अगर कोई बाइक है, जो उस आपको लग रहा था कि थोड़ी-सी कॉस्टली पड़ रही है, इस वजह से आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने का प्लान बना रहे थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्राइस भी अगर कम हो गई, तो अब थोड़ा-सा ट्रैक्शन कहीं न कहीं है कि टू व्हीलर्स की तरफ भी मूव करे, वो भी 350 सीसी से कम की जो बाइक हैं, अगर उनमें जीएसटी कम होने की वजह से प्राइस में डिफरेंस अगर देखें, तो अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। तो इसी वजह से अगर आप देखें ओवरऑल दोस्तों, तो आज अच्छी खासी सेलिंग ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में देखी गई है, और ऑब्वियसली दोस्तों एक रेजिस्टेंस ज़ोन्स के आस-पास भी था। अगर ओला को देखें आप, तो आईपीओ आने के बाद से लगभग अपने आईपीओ की प्राइस के आस-पास पहुँच गया था। तो उसके बाद से थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद कंटिन्यूअसली डाउन गया। एक टाइम पे तो एकदम बेकार सा लग रहा था। लेकिन पिछले 1 महीने में जो टर्न अराउंड है, अगर आप देखें, बहुत जायंट फैक्ट्री भी लगाई हुई है इन्होंने। भावेश अग्रवाल जो कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं,
तो आने वाले टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो कंपनी की कमेंट्री है यानी कि मैनेजमेंट का भरोसा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले टाइम में ओला इलेक्ट्रिक को हम पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। इवन अगर इसके फाइनेंशियल्स भी देखें, तो फिलहाल उतने अट्रैक्टिव आपको नहीं लगेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल्स की भी आपको कंपैरिज़न समझाऊँ, तो इस बार के जो फाइनेंशियल थे, जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखें, यानी कि अगर आप इस साल के अप्रैल से जून के रिजल्ट देखें और पिछले इस साल से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। हालाँकि अच्छा खासा लॉस में अगर कंपनी अभी भी चल रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि इस साल जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू था, वो 828 करोड़ का था। वहीं पिछले साल सेम अगर फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर देखें, यानी पिछले साल के अप्रैल से लेके जून मंथ तक के रिजल्ट देखें, तो उस टाइम पे रेवेन्यू था इनका 1644 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि इस 1 साल में अगर आप देखें, तो रेवेन्यू में लगभग 50% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है सेम क्वार्टर में। तो जो कि एक खतरनाक बात है, सीधी-सी बात है यार, कि रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, यानी कंपनी का बिज़नेस कम हो रहा है। इस वजह से आप देखें, ओला के शेयर में आपको अगर पिछले साल अगर कंपेयर करेंगे सितंबर में, तो उसने अपना ऑल टाइम लो भी उस टाइम पर दोस्तों बनाया था। सेम अगर बात करें लॉस के बारे में, कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है अभी। तो क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें, तो 428 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है कंपनी ने। यानी इस साल अप्रैल से जून तक कंपनी ने इस क्वार्टर में 428 करोड़ का लॉस है। वहीं पिछले साल अगर इसको बात करें, तो उस टाइम पे लॉस था 347 करोड़, यानी कि लॉस भी बढ़ा है। अगर आप देखें, कंपेयर करें इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 23% का दोस्तों यहाँ पर लॉस है। सेम क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, 23% का इंक्रीज़ है लॉस में, जो कि अगेन एक फिर चैलेंजिंग पॉइंट है। लेकिन स्कूटर डिलीवरी की अगर बात करें, कि डिलीवरी जैसे पिछले साल अगर बात करें, तो लगभग 51,375 यूनिट सोल्ड करी थी कंपनी ने सेम क्वार्टर में, यानी अप्रैल से लेके जून तक सेम क्वार्टर में। जो कि इस साल अगर बात करें सेम क्वार्टर में, तो कंपनी ने 68,192 यूनिट सोल्ड करी हैं, जो कि ग्रोथ है 33% की। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन में तो इनको सीधी-सी बात है, यहाँ पर ग्रोथ मिली है, लेकिन रेवेन्यू के बेसिस पे और अगर आप बात करें प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वहाँ पर कंपनी लॉस किया है और पिछले साल से ज़्यादा लॉस किया है दोस्तों। अब अच्छी बात ये है दोस्तों, कि ग्रॉस मार्जिन जो पिछले साल कम थे, अगर आप पिछले साल मार्जिन देखें, ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है कि ओवरऑल अगर जो कॉस्ट आ रही है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। अभी टैक्स को हटा के नहीं, ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि टोटल कितना पैसा बन रहा है टैक्स के पहले। तो पिछले साल जो ग्रॉस मार्जिन थे, वो 13.8% थे, जो इस साल दोस्तों सेम क्वार्टर में हो गए हैं लगभग 25.6। तो मार्जिन का इंप्रूवमेंट है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, हाँ, लेकिन आगे हो सकता है ऐसा कि आगे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होना भी किसी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है दोस्तों। अगर एबिटा की भी बात करें दोस्तों, तो पिछले साल जो एबिटा था -90.6% था, वो इस साल होके -11.6% पर आ गया है। यानी कि सीधी-सी बात है, एबिटा पॉजिटिव की तरफ ये मूव कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और अगर अगर करेंटली भी अगर आप अगर कमेंट्री भी देखेंगे मैनेजमेंट की, तो इनका ऐसा कहना है कि अभी तक जो लॉस चल रहा है, हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर जो 27 यानी नेक्स्ट साल की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो उस साल तक वो प्रॉफिटेबिलिटी में आने की कोशिश करेंगे। हालाँकि सिर्फ ये कमेंट्री है दोस्तों। अच्छी चीज़ ये है कि पीएलआई स्कीम से इनको इंसेंटिव मिलने वाला है, तो जो एक बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करेगा। सीधी-सी बात है, हर एक यूनिट पर इनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हालाँकि दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। जो मैं आपको बताना जो मुझे लग रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ें जो मैं आपसे बात करी हैं, ये पब्लिक डोमेन में भी दोस्तों अवेलेबल हैं। तो आप बताइए कि आपको ओला इलेक्ट्रिक के शेयर से क्या उम्मीद है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।